जी, तो हमने ये पूरा कर लिया था। इसके अंदर अगर हम लोग शुरू से देखें तो यहाँ पे ओवरव्यू है, यूजर्स की बात हुई है, डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर होता है, सीडीएन है। मैं बस जल्दी से स्किप करता हूँ इसको क्योंकि आगे बहुत डिटेल टॉपिक है। सर आपकी स्क्रीन स्क्रॉल डाउन कर लें। यहाँ पे फिर APIs के बारे में बताया था कि APIs डिफरेंट हो सकती हैं, जिनके ट्विटर के अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि पोस्ट करने की एक API अलग हो सकती है, सर्च करने की अलग API हो सकती है, व्यू होम टाइमलाइन एंड व्यू यूज़र टाइमलाइन एंड डिफरेंट APIs के बारे में बात है। ये तमाम हाई लेवल डिज़ाइन के अंदर था। अब हम लोग जो है वो डिटेल्ड डिज़ाइन ट्विटर क्या पढ़ेंगे। So, storage is one of the core components. Although we have detailed chapter on storage systems here, we will focus on storage system used by Twitter specifically. Twitter use various storage models. मैं जल्दी से इसको आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ से Google Cloud. In Twitter, HDFS, Hadoop Distributed File System, consists of tens of thousands of servers to host 300 petabytes of data. The data stores in HDFS are mostly compressed by LZO data compression algorithms because LZO works efficiently in Hadoop. इसके अंदर बताया हुआ ये कि गूगल क्लाउड, आखिर में इसकी बात है कि गूगल क्लाउड की ट्विटर के अंदर HDFS के अंदर जो है वो डेटा स्टोर किया जाता था। डेटा स्टोर किया जाता है जो कि होस्ट कर सकता है 300 पेटाबाइट्स डेटा तक। HDFS के फुल फॉर्म Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है एंड इसकी कंप्रेशन के लिए LZO एल्गोरिथम यूज किए जाते हैं। This data includes logs, client events, tweet events, and timeline events, MySQL and Marathon. Discuss later backups, ad targeting and analytics, user engagement predictions, social graphs, and so on. ये तमाम टाइप का डेटा जिसके अंदर बैकअप, एड टारगेटिंग, ट्वीट्स वगैरह ये तमाम चीज़ें जो है वो इस Hadoop के सेल में सेव होती हैं। In 2018, Twitter decided to shift data from Hadoop clusters to Google Cloud to better analyze and manage data. This shift is named a partly cloudy strategy. Initially, they migrated ad hoc clusters and cold storage clusters, less accessed and less frequently used data, while real-time and production Hadoop clusters remain. 2018 के अंदर ट्विटर ने डिसाइड किया कि Hadoop क्लस्टर जो यूज कर रहे थे उसको माइग्रेट करके गूगल क्लाउड का पूरा सॉल्यूशन जो है वो ऑप्शन किया जाए ताकि हम लोग बेटर एनालाइज कर लें डेटा। गूगल क्लाउड के अंदर दूसरी भी सर्विसेज हमारे पास आ जाती हैं, लाइक एक बिग क्यूरी के नाम से एक सर्विस है और दूसरी सर्विसेज है जो कि डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर और डेटा की क्वेरी के अंदर हेल्पफुल साबित होती हैं। सो इनिशियली एड हॉक क्लस्टर्स जो है वो माइग्रेट किए गए, देन कोल्ड स्टोरेज जो कि बहुत कम यूज़ होती है, स्टोरेज की जो कि डेटा बहुत कम यूज़ होता था वो पहले माइग्रेट किया गया फ्रॉम रियल टाइम प्रोडक्शन टू Hadoop क्लस्टर्स, और जो मोस्ट कॉमनली यूज हो रहा था डेटा रियल टाइम के अंदर प्रोडक्शन में जो डेटा था वो Hadoop क्लस्टर्स जो थे वो छोड़ दिए गए। The big data is stored in BigQuery, a fully managed and highly scalable serverless data warehouse. Twitter uses Presto distributed SQL query engine to access data from Google Cloud, BigQuery, ad hoc clusters, Google Cloud Storage and so on. बिग डेटा को जो है स्टोर BigQuery की सर्विस के अंदर किया जाता है। BigQuery एक गूगल क्लाउड की सर्विस है जो कि एक प्रोवाइड करती है हमें एक फुली मैनेज्ड और हाईली स्केलेबल डेटा वेयर हाउस।
ये बिग क्वेरी जो है वो गूगल क्लाउड की सर्विस है, जो कि हमें एक डेटा वेयर हाउस की सर्विस देती है। और इसके अंदर लिखा हुआ है कि प्रेस्टो जो है वो लैंग्वेज यूज होती है जिससे हम लोग क्वेरी कर सकते हैं इस इंजन के अंदर। फिर मैनहट्टन की जो है वो ब्रीफ हिस्ट्री दी हुई है, ये हमने पूरा जो है पहले से डिस्कस कर लिया था। इसके अंदर ये है कि इन अराउंड 2010 ट्विटर ने कैसेंड्रा को यूज करने की कोशिश की थी इन रिप्लेस ऑफ MySQL, क्योंकि पहले जो था ट्विटर का जो सिस्टम था वो पूरा मोनोलिथिक था, माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर नहीं था, और MySQL के ऊपर बस शार्डिंग हो रही थी और यूज कर रहे थे। ट्विटर ने फिर 2010 के अंदर कैसेंड्रा यूज करने की कोशिश की, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड वाइड कॉलम स्टोर है, बट ड्यू टू सम शॉर्टकमिंग्स इन कैसेंड्रा वो सही तरीके से यूज नहीं कर पाए। और जस्ट आफ्टर 4 years इन अप्रैल 24 ट्विटर ने कैसेंड्रा को जो है वो डेप्रिशिएट कर दिया और एक अपना जनरल पर्पस रियल टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड की वैल्यू स्टोर बनाया, जिसका नाम उन्होंने मैनहट्टन रखा, और मैनहट्टन ने जो है वो कैसेंड्रा को रिप्लेस कर दिया। मैनहट्टन स्टोर्स द बैकएंड डेटा for tweets, Twitter accounts, direct messages, and so on. Twitter runs on several clusters depending on use cases, such as smaller clusters for non-common or read-only, and bigger for heavy read-write traffic. Millions of QPs. Initially, Manhattan had also provided the time series counter service that MatrixDB now provides. Manhattan uses RocksDB as a storage engine responsible for storing and retrieving data within a particular node. So जब कैसेंड्रा को रिप्लेस करके मैनहट्टन पे आए तो मैनहट्टन के ऊपर तमाम डेटा ट्वीट्स का, ट्विटर अकाउंट्स का, डायरेक्ट मैसेजेस का जो है ये स्टोर किया जाने लगा, और ट्विटर जो है वो सेवरल क्लस्टर्स के ऊपर मुनहसर है, जो कि रीड एंड राइट, हैवी रीड एंड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं। इसके अंदर अगर हम मैनहट्टन की बात करें स्पेसिफिकली, तो मैनहट्टन ने व्यू, लाइक एंड ऐसे काउंटर्स जो कि हमें ज़रूरी हैं, मीन्स एक ट्वीट के ऊपर लाइक्स का काउंटर होता है कि कितने बंदों ने लाइक किया, कितने बंदों ने उस ट्वीट को व्यू किया, तो वो भी मैनहट्टन सर्विस के थ्रू हमें पता चल रहा था। मैनहट्टन जो है वो अपना डेटा RocksDB के थ्रू लेती है, मीन्स अपना जो है वो RocksDB की सर्विस यूज़ करती है। सो अगर हम लोग इस डायग्राम को देखें, अगर यूज़र एप्लीकेशन सर्विस पे हिट कर रहा है थ्रू अ लोड बैलेंसर, तो मैनहट्टन के पास जो डेटा आ रहा है वो RocksDB के थ्रू आ रहा है। एप्लीकेशन सर्वर पहले रिक्वेस्ट भेजेगा RocksDB के ऊपर जो कि डेटाबेस है, एंड देन वहाँ से फिर मैनहट्टन डेटाबेस के ऊपर हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी। ब्लॉब स्टोर, यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन है तो हम लोग रुक जाते हैं। तो ये जो RocksDB है, ये भी उन्होंने बनाया हुआ है, मतलब ये उसी का पार्ट ही है? इसको एज अ पार्ट दिखाया हुआ है, लेकिन स्पेसिफिकली ये नहीं कहा हुआ कि इन्होंने खुद बनाया है, इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। और ये नहीं बताया हुआ कि ये क्यों उन्होंने मतलब डायरेक्टली मैनहट्टन DB को क्यों नहीं कनेक्ट किया एप्लीकेशन सर्वर से? नहीं, ये है कि मैनहट्टन डेटाबेस जब इन्होंने बनाया तो ये सर्विसेज यूज करता है RocksDB। सही, ठीक है, तो मेरे पैराग्राफ सही। Then Blob Store in around 2012, Twitter built Blob Store system, a storage system to store photos attached to tweets. Now it also stores videos, binary files, and other objects. After a specified period, the server checkpoints the in-memory data. The Blob Store has durable storage. We have detailed chapter on Blob Store, which can help you understand what it is and how it works. So in around 2012 ट्विटर ने एक ब्लॉब स्टोरेज इंजन बनाया, जिसके अंदर सिंस ब्लॉब डेटा बाइनरी डेटा होता है, हम लोग कोई सा डेटा उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं,
तो इनिशियली तो सिर्फ फोटोज जो ट्वीट्स के अंदर होती थी वो स्टोर होती थी, देन अब जो है वो उसके अंदर वीडियोस और बाइनरी फाइल्स एक्जैक्टली भी और दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी ब्लॉब स्टोर के अंदर सेव किए जाते हैं। SQL based databases की अगर बात करें तो Twitter uses MySQL and PostgreSQL where it needs strong consistency, ads exchange and managing ad campaigns. Twitter also uses Vertica to query commonly aggregated data sets and Tableau dashboard. Around 2012, Twitter also built a Gizzard framework on top of MySQL for sharding, which is done by partitioning and replication. We have detailed discussion on relational stores in our databases chapter. So Twitter जो है वो MySQL और PostgreSQL बेसिकली यूज कर रहा था अपने ऑपरेशंस के लिए, जहाँ पे उसको स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी चाहिए होती है डेटाबेस के अंदर, एड एक्सचेंज के अंदर एड की कैंपेन्स को मैनेज करने के लिए, जहाँ पे उसको डेटाबेस की ज़रूरत थी। ट्विटर वर्टिका लैंग्वेज भी यूज़ करता है। वर्टिका लैंग्वेज है या कोई सर्विस है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, बट एग्रीगेशन के लिए यूज़ होती है सर्विस, और टैब्लो जो डैशबोर्ड्स हैं उनके ऊपर डेटा एनालिटिक्स हो जाती है। सो बहुत सारा जो डेटा है वो एक जगह एग्रीगेट होता है एंड टैब्लो के ऊपर हम एनालिटिक्स परफॉर्म कर लेते हैं। In around 2012, ट्विटर ने एक गिजर्ड फ्रेमवर्क बनाया ऑन टॉप ऑफ MySQL. सो गिजर्ड फ्रेमवर्क एक ओपन सोर्स शार्डिंग फ्रेमवर्क है जो कि MySQL पे बनाया गया ताकि उसको शार्ड किया जा सके, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, और ये अभी भी यूज होता है। इसके अंदर पार्टीशनिंग और रेप्लिकेशन के जरिए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। डिटेल्ड इसके डेटाबेसेस के चैप्टर के अंदर है Kafka and Cloud Data Flow. Twitter evaluates around 400 billion real-time events and generates petabytes of data every day. For this, it processes events using Kafka on-premise and uses Google Data Flow jobs to handle deduplicating and real-time aggregation on Google Cloud. After aggregation, the results are stored for ad hoc analysis to BigQuery, which is data warehouse and serving system, to big data, NoSQL. Twitter converts Kafka topics into cloud publication subscription topics using an event processor, which helps avoid data loss and provides more scalability. So इसके अंदर अब तो चूंकि 400 बिलियन रियल टाइम इवेंट्स ऑकर हो रहे हैं, तो हमें एक काफका जैसी सर्विस चाहिए जो कि रियल टाइम इवेंट हैंडलिंग या फिर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है काफका। सो जो एप्लीकेशन सर्वर से जो रियल टाइम रिक्वेस्ट आ रही होती है वो काफका हैंडल कर रहा होता है, और फिर काफका टॉपिक्स जो है वो इवेंट प्रोसेसर के थ्रू चेंज होते हैं पब्लिकेशन सब्सक्रिप्शन टॉपिक्स के अंदर, जो कि फिर गूगल क्लाउड के फ्रेमवर्क के अंदर जाते हैं। सो गूगल क्लाउड का जो पब्लिश सब जो मॉडल है वो इन टॉपिक्स को एक्सेप्ट करता है एंड देन इनको एग्रीगेट किया जाता है, एक साथ मिलाया जाता है डेटा फ्लो के अंदर। एंड BigQuery जो है वो ये भी गूगल क्लाउड की एक सर्विस है जिसके अंदर जो है ये एक डेटा स्टोर है बेसिकली। और नीचे अगर हम आए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन अगर करें, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें ताकि जो एक इनविजिबल है आप इसकी ये जो है फिगर वो देखना चाह रहे हैं या इसको? जी फिगर देखना चाह रहा था। चलो
सो ये बिग टेबल जो है गूगल क्लाउड की सर्विस है नो एसक्यूएल के लिए, और जो बिग क्वेरी है ये गूगल क्लाउड की सर्विस है डेटा वेयर हाउस के लिए। सो फिर एग्रीगेट होके इन दोनों जगहों पे जो है वो राइट होता है। सो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम चलता है। डेटा वेयर हाउस और डेटाबेस में क्या फर्क होगा? सर जहाँ तक मेरी इसके अंदर नॉलेज मुझे समझ में आया है, डेटाबेस जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा मैनेज कर रहा होता है, और डेटा वेयर हाउस की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो बहुत बड़े पैमाने पे मिलियंस ऑफ एंट्रीज की बात कर रहे होते हैं जो कि अलग अलग जगहों पे मैनेज हो रहा हो। और फिर जब डेटा वेयर हाउस की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास वो वाले भी कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं जिसके अंदर क्यूबिकल शेप्स के अंदर हम लोग डेटा को एनालाइज कर रहे होते हैं। जब हम लोग डेटाबेस के ऊपर जा रहे होते हैं तो हमारे उसके अंदर एनालिटिक्स इतनी ज़्यादा नहीं हो रही होती। ये अभी तक मेरी अंडरस्टैंडिंग। डेटा वेयर हाउस और डेटा लेक्स एक ही चीज़ है? डेटा लेक्स के बारे में सर मुझे क्लैरिटी नहीं है। सही हो गया, चलो ठीक है, सही। सर अगर आप इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज़। नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चीज़ों का पता। अच्छा, अब इसमें ये है कि काफका जो है वो स्ट्रीमिंग के लिए हो रहा है डिस्ट्रिक्ट, मतलब बहुत लार्ज स्केल उसके लिए, और इवेंट प्रोसेसर जो है वो काफका का पार्ट नहीं है, वो अलग है। और ये इसके अंदर अलग बताया हुआ है काफका के जो इवेंट प्रोसेसर है इसका मेजर पर्पस ये लिखा हुआ है कि काफका के टॉपिक्स जो है वो कन्वर्ट करता है इनटू पब्लिशर सब्सक्राइबर सब टॉपिक्स के अंदर, जो कि फिर आगे एक्सेप्ट होंगे इन गूगल क्लाउड। सही है, ठीक है। सो ये इवेंट प्रोसेसर का यहाँ पे मकसद लिखा हुआ है। सही, ठीक है। FlockDB, a relationship refers to users' followers, who the user follows, whose notification the user has to receive, and so on. Twitter stores this relationship in form of graph. Twitter uses FlockDB, a graph database tuned for high agency C-list, rapid reads and writes, and so on. Along with the graph traversal operations, we have a chapter on databases and newsfeed that discuss graph storage in detail. So FlockDB जो है ये Twitter यूज करता है इसको अपने ग्राफ्स को हैंडल करने के लिए। ग्राफ्स को हैंडल करने का मकसद ये है कि जो कि किसी भी यूज़र के फॉलोअर्स हैं उन सबको मैनेज करने के लिए, यूजर्स के फॉलोअर्स के कितने उसके अपने फॉलोअर्स हैं और इनको फॉलो कर रहा है, किस किस के नोटिफिकेशन उसको रिसीव होने हैं एंड सो ये तमाम चीज़ें एक ग्राफ के तौर पर यूज होती हैं, और ग्राफ की सर्विस जो है वो FlockDB लाती है ट्विटर की कॉन्टेक्स्ट के अंदर। देन अपाचे की एक सर्विस ल्यूसिनी, आई डोंट नो इसको हम लोग कैसे प्रोनाउंस करेंगे। Twitter constructed a search service that indexed about 1 trillion records in response to requests within 100 milliseconds. In around 2019, Twitter's search engine had indexing latency time to index the new tweets of roughly 15 seconds. Twitter uses Apache Lucene for real-time search, which uses an inverted index. Twitter stores a real-time index in RAM for low latency and quick updates. The full index is 100 times larger than real-time index. However, Twitter performs batch processing for full indexes. See distributed search chapter 40 dive into how the indexing works. So ये एक सर्विस यूज की जाती है for searching in around 2019. ट्विटर की जो सर्चिंग लेटेंसी थी वो अराउंड 15 मिनट्स रफली लग जाते थे, बट इस सर्विस के थ्रू जो हमारा डेटा है वो रैम के अंदर ही स्टोर किया जाता है, जो कि हमारी मोस्ट रिसेंट ट्वीट्स हैं, एक वीक की ट्वीट्स हैं, तो उनको रैम के अंदर ही स्टोर किया जाता है। एंड तो जब ये अप्रोच यूज होती है तो हम लोग किसी भी रिक्वेस्ट को जो है रिस्पॉन्ड कर देते हैं अंडर 100 मिली सेकेंड। सो इससे ये एक बेटर अप्रोच यूज हुई, और इसके अंदर इन्वर्टेड इंडेक्स
कि ये सर्विस यूज कर रहा होता है। सर अगर इन्वर्टेड इंडेक्स के बारे में देख लें, an inverted index is a data structure like a hash map that directs the system from a word to a document or database table. So inverted index is a data structure that like a hash map that directs the system from a word to a document or database table. जैसे इंडेक्स होता है ना, बुक के एंड पे कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, ठीक है, और वो पॉइंट कर रहे होते हैं पर्टिकुलर पेज को या पर्टिकुलर चैप्टर पे कि किस किस जगह अपीयर हुआ है ना, उस पर्टिकुलर चीज़ को आप अल्फ़ाबेटिकली दिए होते हैं इंडेक्स, और आपने उस पे डायरेक्टली जंप करना हो। तो ये मेरा उसी तरह की चीज़ है कि आप उससे उन डॉक्यूमेंट्स को बेसिकली, मतलब हैश मैप की तरह की चीज़ है कि उन वर्ड्स के अगेंस्ट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें वो अपीयर हुए हैं, तो आप क्विकली सर्च कर सकते हैं। सही। तो इसको यूज करते हुए 100 ms तक इसकी लेटेंसी आ गई। तो यहाँ पे डायग्राम के अंदर भी यही है कि यूजर से जब लोड बैलेंसर के थ्रू एप्लीकेशन सर्वर पे हिट हुआ और कोई फाइंड द रिक्वेस्टेड फील्ड, तो अगर ये रैम के अंदर यानी कि इस सर्विस के अंदर नहीं है तो फिर वो इंडेक्स सर्वर पे जाते हैं। If tweets are not found, then look into backend index server. सर्च रिक्वेस्ट जो आ रही है अगर वो इस सर्विस के अंदर नहीं हुई तो फिर वो इंडेक्स सर्वर के अंदर जारी होगी और फिर वहाँ से जो रिजल्ट्स आएंगे वो यूजर को वापस शो किए जाएंगे। The solution on the one size fits all approach is infrequently ineffective. Real-time applications always focus on providing the right tool for the job, which needs to understand all the possible use cases. Lastly, everything has upsides and downsides and should be applied with sense of reality. Sir, ये one size fits all service कैसे, इसके बारे में कुछ? सॉरी, आप किसका पूछ रहे हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है this solution is based on one size fits all approach. इसके बारे में कुछ नहीं, मुझे नहीं आइडिया। किस लाइन में, अगर आप मुझे बता दो। यहाँ पे कैशे से ऊपर वाले बैकग्राउंड में। अच्छा, आफ्टर द डायग्राम। इसकी बात करें, एवरीथिंग हैज अपसाइड एंड डाउनसाइड। स्टार्ट, ये पैराग्राफ स्टार्ट जानते हो। ठीक। The solution based on one size fits all approach is infrequently ineffective. देखिए, ये कह रहा है कि कोई भी चीज़ ना हर जगह पे फिट नहीं होती है, ठीक है। बेस्ड ऑन द यूज केस जो है ना, आपको अपनी चॉइस लेनी पड़ेगी। मतलब ये नहीं कि एक ही सोल्यूशन है वो हर जगह पे फिट होता है। रियल टाइम एप्लीकेशन ऑलवेज फोकस ऑन प्रोवाइडिंग द राइट टूल्स फॉर द जॉब इज नीड्स टू अंडरस्टैंड ऑल पॉसिबल यूज केसेस। सही। तो ये अप्रोच जो है वो हर दफा काम नहीं आएगी, सबसे बेस्ट अप्रोच नहीं है। अदरवाइज तो फिर सिस्टम डिजाइन खत्म ही हो जाए ना, कि आप हर जगह एक ऐसा स्टैंडर्ड यूनिवर्सल डेटाबेस हो जो हर जगह फिट होता हो। Then cache, as we know, caches help to reduce the latency and increase throughput. Caching is mainly utilized for storage, heavy read data computation, real-time stream processing and machine learning, and transient data rate limiters. Twitter has been used as multi-tenant, multiple instances of an application have the shared environment. Twitter Memcache and Redis clusters for caching. Due to some issues such as unexpected performance, debugging difficulties, and other operational hassles in the existing cache system, Memcache and Ninth of Twitter has started using Falcon Cache. This cache gives high throughput and low latency. Falcon uses many types of backend servers such as Falcon Memcache, replacement of Twitter's Memcache service, and the Falcon Slim Cache, replacement of Twitter's Memcache Redis server, and so on. So इसके अंदर दो तरह की कैशे की बात की गई।
ट्विटर मेमकैश एंड रेडिस, जो कि कैशे की मैनेजमेंट करती थी ट्विटर के लिए। और फिर इसके अंदर लिखा हुआ कि आफ्टर दैट ट्विटर ने पेल्कन कैशे यूज करना स्टार्ट कर दी। और पेल्कन कैशे के 2 सर्विसेज, पेल्कन स्विम कैशे इसने रिप्लेस कर दी ट्विटर की जो कन्वेंशनल थी सर्विस इससे रिलेटेड, एंड पेल्कन स्लिम कैशे इन रिप्लेसमेंट ऑफ रेडिस सर्वर जो था। तो deep dive we have detailed chapter on an in-memory cache. Let's have a look below on illustration representing the relationship of application servers with distributed Pelican cache. तो यहाँ पे हमारे पास एक नीचे डायग्राम भी दी गई जिसके अंदर लिखा हुआ है कि अब जो कैशे मैनेजमेंट है वो पेल्कन कैशे के थ्रू होती है। और अगर हमारे पास एप्लीकेशन सर्वर्स हैं तो वो मल्टीपल इसके एरोज दिए हैं, सो मल्टीपल जगहों पे कैशे स्टोर हो जाती है एंड वो मल्टीपल टाइम जो है वो डेटाबेस को हिट कर रहे होते हैं अलग अलग जगहों से। नोट, इसके अंदर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? ये मुझे भी प्रॉपर्ली इसके अंदर क्लैरिटी नहीं है इस वाले टॉपिक के ऊपर। आप अभी कैश की बात कर रहे हैं? यस। मैंने भी नाम ही सुना है, मुझे नहीं इन चीज़ों का। मैम कैश और ये जो रेडिस होती है ये मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड कैश के तौर पे यूज़ की जाती है, क्योंकि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो ऑब्वियसली वो एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर होगी ना। मतलब आप ये कहेंगे स्टैंड लोन उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं सर्विस को, और इन मेमोरी होती है तो वो फास्ट होती है। और मतलब यही है उसमें जिस तरह कैश की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जो फ्रिक्वेंटली यूज डेटा है वो, और टाइम टू लिव होता है कि कितनी देर तक डेटा उसमें रहेगा, तो बजाय इसके कि डेटा बेस पर जाकर सर्च करें वो वहीं से वो हो जाए। लेकिन मुझे इससे ज़्यादा नहीं पता आपको। अगर कहते हैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, 1 मिनट इसको क्लिक कर लेता हूँ, ये इन मेमोरी कैश, इसमें देख लेते हैं ये है क्या। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड कैश पे चला गया। तो किसी टाइम पे अगर हम टाइम निकाल के ना ये जो टॉपिक्स बार बार आ रहे हैं हमने पहले किए हुए, लेकिन ये मतलब फ्रेश नहीं है तो बहुत सारे लोगों ने कवर भी नहीं किया। ठीक है, तो हम ना यूँ कर सकते हैं कि अभी इस टॉपिक को पूरा करें, अदरवाइज हम ट्विटर को नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो फिर बाद में आकर ना ये जो लिंक्स हैं इन पे जाकर हम इनको ज़रा एक्सप्लोर कर सकते हैं। सही, तो अभी जो है वो पेल्कन कैशे यूज हो रही है और ये डिस्ट्रीब्यूटेड कैशे सर्विस है। एप्लीकेशन सर्वर्स जो है वो यहाँ पे हिट करते हैं और मल्टीपल टाइम्स डेटाबेस को हिट कर सकते हैं। पेल्कन also introduced another backend server named SegCache, which मैं नोट कर रहा था सर। स्क्रॉल अप डाउन कुछ करना है? बस यहाँ पे नोट, which is extremely scalable and memory efficient for small objects. Typically, the median size of small objects is between 200 to 300 bytes in a large-scale applications cache. Most solutions, Memcache and Redis, have high size of 56 bytes of metadata with each object. This signifies that the metadata takes up more than 1/3 of the memory. Pelkan reduced this metadata size per object to 38 bytes. SegCache also received NSI award, NSDI award, and is used as an experimental server as of 2021. Pelkan ने एक और बैकएंड सर्विस इंट्रोड्यूस की जिसका नाम SegCache है, और ये एफिशिएंट इस तरीके से कि एक मीडियम साइज जो ऑब्जेक्ट का होता था वो 200 to 300 बाइट्स होता था एक लार्ज स्केल एप्लीकेशन के लिए। इस सर्विस के बाद पेल्कन कैशे ने ये मेटा डेटा का साइज पर ऑब्जेक्ट रिड्यूस करके 38 बाइट्स तक कर दिया। जहां वो 56 बाइट्स होता था वो 38 बाइट्स पे चला गया। Observability. Real-time applications use thousands of servers that provide multiple services.
monitoring resources and their communication inside or outside the system is complex. We can use various tools to monitor services health, such as providing alerts and multiple issues. Our alert system notifies broken and degraded services triggered by set metrics. इसके अंदर ऑब्जर्वेबिलिटी की जनरली बात की हुई कि जब हम लोग बड़े पैमाने पर बहुत सारी सर्विसेज यूज़ कर रहे होते हैं तो उन सर्विसेज की मॉनिटरिंग भी बहुत ज़्यादा क्रूशल होती है कि कोई सर्विस डाउन तो नहीं होगी, कोई सर्विस जो है वो कितना रिस्पॉन्स टाइम दे रही है। इसके लिए लिखा हुआ है कि अपाचे का ज़ूकीपर जो है वो यूज़ होता था and then Twitter used the non-lens service that delivers visualization and analytics of service logs. तो इन logs की analytics और visualization के लिए non-lens service जो है वो यूज होती, then it was replaced by Splunk service as central logging system. आखिरकार जो है वो इस सर्विस के थ्रू अब जो है तमाम एनालिटिक्स जो है वो ऑब्जर्व होती है। Tracing billions of requests is a challenge. Twitter uses Zepkin, a distributed tracing service, to trace each request. Zepkin नेम की सर्विस यूज होती है ताकि हम लोग ट्रेस कर सकें रिक्वेस्ट को, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे आ रही हैं। तो हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए अलग अलग सर्विस यूज हो रही है। सर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन। सर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेगा ताकि बाकी पैराग्राफ आ जाए। ये मैंने किया हुआ है, मैं हमेशा थोड़ी देर में आपके पास अपडेट होगा। ओके सही। तो यहाँ पे एक डायग्राम है जिसके अंदर वही चीज़ें दी हुई कि ऑब्जर्वेबिलिटी के अंदर मॉनिटरिंग आ जाती है, अलर्टिंग आ जाती है, प्रेडिक्टिंग आ जाती है एंड कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है। फिर से वही बात लिखी हुई कि मोस्ट रियल एप्लीकेशन यूज Zookeeper to store critical data. थोड़ा सा मज़ीद स्क्रॉल डाउन अप करेंगे। Twitter uses Zookeeper to store service registry, Manhattan clusters, topology, information metadata and so on. इन तमाम चीज़ों की इंफॉर्मेशन जो है वो Zookeeper के अंदर स्टोर होती है एंड Twitter also uses it for leader election on various systems. तो तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो Zookeeper मेंटेन कर रहा होता है। Twitter has millions of accounts and some accounts, public figures have millions of followers. When these accounts post tweets, millions of followers of the respective account engage with their tweets in a short time. This problem is also known as heavy hitter problem. For this, we need millions of counters to count various operations. सर इसके अंदर अब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम की बात होती है कि अगर जैसे फॉर इंस्टेंस एक पब्लिक फिगर है वो कोई ट्वीट करता है तो उस ट्वीट के ऊपर मिलियंस ऑफ एंगेजमेंट आती है, तो ये प्रॉब्लम हैवी हिटर प्रॉब्लम कहलाती है। एक फिर नीचे प्रॉब्लम डिस्कस हुई है जिसको हम लोग टॉप के प्रॉब्लम कहते हैं। इसके अंदर ये कि अगर हमारे पास एक हमने काउंटर बनाया हुआ है उस ट्वीट के लिए जो कि पब्लिक फिगर की जैसे एक बंदे ने ट्वीट की और उसके ऊपर मिलियन फॉलोअर्स आए और सिर्फ एक काउंटर उसको मेंटेन कर रहा है, सो दैट विल बी नॉट वेरी एफिशिएंट फॉर दैट। हमें मल्टीपल शार्टेड काउंटर्स चाहिए जो कि अलग अलग जगहों पे उस ट्वीट की एंगेजमेंट को काउंट कर रहा हूँ। सो यही जो है ज़रूरत बनी शार्टेड काउंटर्स को लाने की एंड
ये एक सिमिलर प्रॉब्लम जो कि टॉप की प्रॉब्लम है, इसके बारे में भी आगे आएगा। थोड़ा सा अगर हम लोग स्क्रॉल डाउन करें तो ये इसी प्रॉब्लम के साथ लिंक्ड है। इस तरह थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन। आपको फिगर तक चाहिए या टेक्स्ट? नीचे जो ट्रेंड्स एंड टाइमलाइन के बाद अच्छा, सही। टॉप के जो ट्रेंड्स की प्रॉब्लम है वो ये है कि हम लोग लोकली और ग्लोबली किस तरीके से टॉप ट्वीट्स को जो है वो शो करें। सो इसके लिए हमें काउंटर्स की ज़रूरत होती है कि जिस हैशटैग के ऊपर सबसे ज़्यादा नंबर्स ऑफ एंगेजमेंट आएंगी वो हमारे पास टॉप पे आएगी। सो ये टॉप के प्रॉब्लम है और इसके ऊपर ये हमारे पास फिगर है। मेरा इंटरनेट काफ़ी स्लो चल रहा है, इस वजह से ये अपडेट नहीं हो रहा। आपको ये विजिबल है फिगर? नहीं सर, बहुत देर से अपडेट हो रहा है। फिगर विजिबल है बट अपडेट बहुत लेट हो रहा है। सर अगर आप इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। यार मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन ये कि अभी मैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से वो नहीं कर रहा, तो अगर आप रीड करोगे ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर लोगे। आप ये मतलब कर सकते हो रीड आउट ट्रेंड्स और ये चीज़? सर मैंने इसको रीड आउट तो किया हुआ है बट इस डायग्राम के अंदर किस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है ये थोड़ा सा बॉटम में ना, ये अगर ये आप रीड करेंगे तो फिर मैं इसे नेक्स्ट करूँगा तो ये मेक सेंस करेगा अगर आपकी तरफ ये अपडेट होगा। ये भी स्टार्टिंग पॉइंट है। टॉप के ट्रेंड्स इन अ स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। सही, एक स्पेसिफाइड टॉप टाइम फ्रेम के अंदर ये ट्रेंड्स हैं। मैंने नेक्स्ट किया, अगर आपको विजिबल हो। ड्रॉप्ड लाइव हैशटैग विद एंड शोइंग नेक्स्ट टॉप ट्रेंड्स इन स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। सही, लाइव का जो हैशटैग है वो ड्रॉप हो गया। जैसे कि टाइम एक्सिस हॉरिजॉन्टल है और हैशटैग्स कुछ मतलब वो होते जा रहे हैं अनपॉपुलर टाइप के, नए टैग आते जा रहे हैं। Dropped live and art hashtags and showing the next top tier trends for a specified time. Dropped live art, food and showing the next top tier trends. इसके अंदर बस यही है कि जो मोस्ट रिसेंट ट्रेंड्स हैं वो शो हो रहे हैं एंड जो जिसके ऊपर इंगेजमेंट पुरानी हो चुकी है एज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम, तो वो जो है वो ड्रॉप हो रहा है। Then there are two types of timelines, एक home timeline होती है, एक user timeline होती है। Here we'll discuss home timeline that displays a stream of tweets posted by followed accounts. That the decision to show top key tweets in timeline includes followed accounts, tweets and tweets that are liked or retweeted by the followed accounts. There are another category of promoted tweets displayed in home timeline.
Sharded counters solve the discussed problems efficiently. We can also place shards of specified counter near the user to reduce latency and increase the overall performance like CDN. Another benefit we get is a frequent response to the users when they interact with a tweet. The nearest servers managing various shards of the respective counters are continuously updating the like or view counts with short refresh intervals. We should note, however, that the real-time counts will update on tweets with long refresh interval. The reason is the application server waits for multiple counts submitted by various servers placed in different regions. We have detailed chapter on sharded counters explaining how it works in real applications. Timelines के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है कि there are two types of timelines, होम टाइमलाइन, एक यूजर टाइमलाइन. इसके अंदर हमें अगर टॉप 8 ट्वीट्स जो है वो शो करवानी है या फिर वो शो करवानी है ट्वीट्स जो कि किसी भी यूजर ने लाइक की हुए हैं या ट्वीटेड की हुए हैं, तो उसके लिए शार्टेड काउंटर्स यूज होते हैं. और शार्टेड काउंटर्स का कॉन्सेप्ट ऊपर पहले से आया हुआ है कि मल्टीपल जगहों पर डिस्ट्रीब्यूटेड काउंटर्स को शार्टेड काउंटर्स कहते हैं. और इसके बारे में डिटेल जो है वो लिखा हुआ है कि इन अ सेपरेट चैप्टर की दी है. So the complete design overview. This section will discuss what happens in the backend when users generate multiple requests. So first, user gets the address of the nearest load balancer from local DNS. Then load balancer routes the user's request to the appropriate servers with the requested services. Here we'll discuss tweet, timeline and set services. So अगर हम लोग एक पूरा ओवरव्यू देखें इस पूरे डिज़ाइन का, तो सबसे पहले तो एक हमारी रिक्वेस्ट DNS सर्वर पे जाती है जिससे हमारे पास वो एड्रेस आ जाता है जो कि लोड बैलेंसर का है, ट्विटर के. हमारी फिर रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर पे जाती है, लोड बैलेंसर से वो राउट हो जाती है एप्रोप्रिएट सर्विस के ऊपर जो कि हम लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं. अगर हम लोग ट्वीट कर रहे हैं तो वो रिक्वेस्ट जो है वो हमारे ट्वीट के सर्विस पे चली जाएगी थ्रू लोड बैलेंसर. जहाँ पे फिर आगे एक API का जिक्र किया हुआ है कि फॉर इंस्टेंस पोस्ट ट्वीट API है तो उसके ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगी. The server receives the request and performs multiple operations. It identifies attachments in tweets and stores them in the blob store. Text in the tweets, user information and all the metadata in different databases. अगर उस ट्वीट के अंदर अटैचमेंट्स हैं, मीन्स इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, तो वो ब्लॉब स्टोर सर्विस के अंदर यूज हो जाएगी जो कि ट्विटर की अपनी बनाई हुई है. और जो बाकी तमाम डेटा है ट्विटर का, इस ट्वीट का, यानी कि उस ट्वीट का टेक्स्ट, यूज़र की इंफॉर्मेशन और जितना तमाम मेटा डेटा है वो डिफरेंट डेटाबेसेस के अंदर स्टोर हो जाएगा. और इस सिस्टम डिज़ाइन के अंदर 4 तरह के ये यूज हुए हैं: मैनहट्टन, MySQL, PostSQL और Vertica. Meanwhile, the real-time processing such as pulling tweets, user interaction data and many other metrics from real-time streams and client logs is achieved through Apache Kafka. और जो real-time processing है वो तमाम, यानी कि इंटरेक्शन हैंडलिंग वगैरह, वो तमाम Apache Kafka जो कि event streaming प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू हैंडल हो जाएगा. Later the data is moved in Cloud PubSub through the event processor. Next, data is transferred for deduping and aggregation to the BigQuery through Cloud Dataflow. Finally, the data is stored in Google Cloud Big Data, which is fully managed, easily scalable and sorted keys. इस पूरे टेक्स्ट के अंदर ऊपर जो डायग्राम बताई गई है उसको रेफर किया हुआ है
कि किस तरीके से जो है अपाचे काफका के बाद जो है वो जो टॉपिक्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं थ्रू सर्विस का नाम इवेंट प्रोसेसर। अपाचे काफका के बाद जो काफका टॉपिक्स होते हैं वो इवेंट प्रोसेसर के थ्रू कन्वर्ट होते हैं सब टॉपिक्स के अंदर, एंड देन वो जाते हैं बिग क्यूरी के अंदर थ्रू। सही नीचे वो भी है सर, ये डायग्राम जरा देखते थे। इवेंट प्रोसेसर के थ्रू ही जाते हैं क्लाउड पर सब मॉडल के अंदर, और ये गूगल क्लाउड का पूरा मैनेज कर रहा होता है। इसके अंदर बिग क्यूरी जो है डेटा वेयर हाउस है, एंड ये काफी इतना जो है वो ऊपर एक्सप्लेन्ड है। अब वापस टेक्स्ट को रेफर करते हैं, बाकी क्या लिखा है। क्वेश्चन है मेरा, ये जो गूगल क्लाउड है ये सिर्फ उसके लिए मॉनिटरिंग के लिए या उसकी डाटा एनालिटिक्स के लिए? अब कंटिन्यू कर रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जिस तरह ये बिग टेबल, बिग क्वेरी और टैबलो का भी आपने बीच में कहा था, ये जो गूगल क्लाउड है ये इसका क्या रोल है इसमें ट्विटर के अंदर? सर ये यूज मींस इम्प्लीमेंट ये इसीलिए हुआ था क्योंकि एक अच्छी विजुअलाइजेशन देता है, बट यहाँ पे सिर्फ ये एनालिटिक्स के लिए शो नहीं हो रहा है। एनालिटिक्स के लिए टैबलो की सर्विस यूज हो रही है, यहाँ पे ये स्टोरेज के लिए यूज हो रहा है। सही। तो जब स्टोरेज प्रॉपर होगी तभी उसके ऊपर एनालिटिक्स प्रॉपर होगी, तो इस फिलॉसफी के साथ। अच्छा, अब इन जनरल अगर देखेंगे ये पोस्ट एसक्यूएल मतलब ये सीक्वल टाइप का हो गया ना डेटाबेस। अब इसने ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया है, और बाकी जो है जैसे फ्लॉपडीबी, और आपने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की, लेकिन अगर आप इसे समराइज कर दें कि ये किस पर्पस में यूज़ हुआ? सर इसके अंदर जब भी पोस्टग्रेसक्यूएल का जिक्र हुआ है तो माई एसक्यूएल के साथ हुआ है। ये एक पुराने जो हमारा सिस्टम था इसका ट्विटर का जो मोनोलिथिक था, उसके अंदर माई एसक्यूएल और पोस्टग्रेसक्यूएल यूज हो रहा था, और उसके बाद उसने शार्टिंग की थी उस डेटाबेस के अंदर। सो अभी भी जितना एड से रिलेटेड जो कि हमें रिलेशनल या फिर इसके लिए एक वर्ड यूज हुआ हुआ प्रॉपर कॉन्क्रीट आई गेस, जो हमारा ऐसा डेटा है वो तमाम MySQL और PostgreSQL के अंदर यूज होता है, जिसके ऐड कैंपेन्स वगैरह का डेटा। सो हमारे पास देन ब्लॉब स्टोर है, ये डेटा इसका है, इमेज का डेटा किसी भी टूल के। फ्लॉपडीबी वर्टिका आई गेस इसकी टाइमलाइंस के लिए एक वो थी, एसक्यूएल की सर्विस थी जो कि एग्रीगेट कर रही थी डेटा को। फ्लॉपडीबी सर मुझे याद नहीं आ रहा, अगर सर्च ही कर लें यहाँ पे ऊपर। हाँ, ये ऊपर आया था, उसको अगर हम क्विकली देख सकें, मैं आप करता हूँ। शायद पिछले पेज पे आई गेस समरी में भी होगा ये। चलें इसको गो थ्रू, जो डिस्क्रिप्शन है ना उसमें देख लेते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ। सर्च करिए तो अगर हम लोग कंट्रोल F से ही सर्च कर लें जी। रिलेशनशिप रेफर टू a user's followers, who the user follows and whose notification the user has to receive and so on। मतलब हाँ, ये याद है ग्राफ की फॉर्म में आपने कहा था ना, ये ग्राफ्स का मैनेज में जो फॉलोइंग मतलब जो उनका आपस में वो है ना कनेक्शन। The Twitter use FlopDB, a graph database, even for the huge recency list and the rapid reads and writes and so on, along with the graph traversal operations। ठीक हो गया, डाउन चलते हैं। आप टाइमलाइन तक पहुंचे थे शायद। हाँ, वापस इसके ऊपर देखते हैं डायग्राम के ऊपर। डायग्राम पे आ जाओ या टेक्स्ट पे आ जाओ? उससे पहले टेक्स्ट।
अच्छा, टाइमलाइन, ये तमाम चीजें डायग्राम के अंदर नीचे हैं, तो अगर हम लोग डायग्राम पे देख लें तो ऊपर का टेक्स्ट कवर हो जाएगा। सही। वरना यहाँ पे बस यही है कि टाइमलाइन सर्विस, दो तरह की टाइमलाइन होती हैं, यूजर टाइमलाइन एंड होम टाइमलाइन, एंड इसके अंदर टॉप के प्रॉब्लम होती है और ये तमाम चीजें। ओके, सो जू कीपर जो है वो मैनेज कर रहा था सर्विसेज को। काफका जो थी हमारे पास वो इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म था। ज़ेपकिन भी इसके अंदर इस जू कीपर के साथ यूज हो रहा था। ये भी किसी के मैनेजमेंट के लिए, रिक्वेस्ट की मैनेजमेंट के लिए आई गेस। और जू कीपर जो था वो ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए यूज हो रहा था कि तमाम सर्विसेज की ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए कि तमाम सर्विसेज अप हैं या नहीं है। ठीक, इसके बाद फिर अपाचे की जो सर्विस है ये सर्च से रिलेटेड थी, जो कि इन्वर्टेड इंडेक्स के थ्रू और इन रैम हमें सर्च हिस्ट्री प्रोवाइड कर रही थी। और अगर सर्च रिजल्ट्स इस सर्विस के अंदर नहीं होते तो ये इंडेक्स सर्विस के साथ कनेक्शन बना के हमें सर्च रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देते हैं, जैसा अपाचे डीएससी वाली सर्विस थी। एंड मैनहट्टन डेटाबेस ये कैसेंड्रा को जो है वो डेप्रिशिएट करके मैनहट्टन डेटाबेस ट्विटर लेकर आया था। इन मेमोरी डेटाबेस होता है ये, और ये अपाचे जो था ये वो था जो इन मेमोरी सर्च के लिए था, फास्ट। जी सर। ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर वहाँ से इंडेक्स सर्वर से सर्च कर लें। ये 100 ms के अंदर, 100 या 1000 ms के अंदर जो है वो इसने लेटेंसी कर दी थी काम। आगे कंटिन्यू कर सकते हैं आप या आई गेस ये हो चुका है, आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, हमारे पास टाइम है 5 मिनट्स तकरीबन ऊपर हो रहे हैं, तो मैं कर सकता हूँ कंटिन्यू इसके अंदर। अब तो बहुत इजी और कम है। इसको मैं अलग खत्म कर लेते हैं 5-10 मिनट्स लेके। ठीक है, इंट्रोडक्शन से नीचे ही आ जाए हमारे पास जो डायग्राम है इसके अंदर। तो इसके अंदर पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन के अंदर ये लिखा हुआ था कि ट्विटर का जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर था वो प्योरली मोनोलिथिक था। सो इसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती थी कि हम लोग उसको एक्सपेंड नहीं कर सकते, स्केलेबल नहीं था, वो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर नहीं था। सो उसके बाद क्लाइंट साइड लोड बैलेंसिंग के जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस हुआ। इसके अंदर ये होता है कि एक सर्विस जो है वो एज ए क्लाइंट एक्ट कर रही होती है और एक सर्विस जो है वो उसके रिक्वेस्ट को हैंडल कर रही होती है। सो जितनी क्लाइंट को ज़रूरत है ना सेकेंड सर्विस की, सिर्फ उस हिसाब से जो है वो उसके मल्टीपल इंस्टेंसेस बन जाते हैं। सो ये है क्लाइंट साइड लोड बैलेंसिंग के हम लोग जो है वो जितनी इंस्टेंसेस बढ़ाना चाहें किसी भी एक सर्विस के बना सकते हैं, और ये माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर इस तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ। सो यहाँ पे जैसे अगर सर्विस एक को देखें तो सर्विस ए की ज़रूरत कम थी, तो इस वजह से सर्विस ए का सिर्फ एक इंस्टेंस है, बट सर्विस बी के मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं, सर्विस सी के मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं, और हर सर्विस के ऊपर एक लोड बैलेंसर लगा हुआ है। जैसे सर्विस ए के अंदर लोड बैलेंसर है वो सर्विस बी के लिए सर्विस ए यहाँ पे क्लाइंट एक्ट कर रही है और सर्विस बी जो है वो उसको यूज कर रही है। सो लोड बैलेंसर ये करेगा जो कि सर्विस बी के अंदर
फ्री नोड्स होंगे, सिर्फ वहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट जो है वो सेंड कर रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि सर्विस भी जो है वो बॉटलनेक की वजह से जो है वो उसकी रिक्वेस्ट जो है डिले हो रही। तो इसके अंदर नीचे हमारे पास कुछ मेथड्स गिवन है। अगर स्क्रॉल डाउन करें तो client side load balancing in total uses client side load balancing referred as deterministic aperture. That is a part of larger RPC framework called Pinnacle. Pinnacle is a protocol agnostic open source asynchronous RPC library. इस तक हम लोग जो है स्टेप्स के अंदर पहुंचते हैं। इसके अंदर नीचे है स्टेप्स, और अगर हम लोग थोड़ा सा नीचे जाएं the P2C technique, for request distribution gives uniform request distribution such as ये हमारे पास एक टेक्निक है। इसके अंदर ये होता है कि हम लोग कोई से भी दो सर्विसेज को रैंडमली पिक कर लेते हैं और उनमें से जो लेस यूज सर्विस होती है उसको जो है वो हम लोग रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करते हैं। सो एक ये टेक्निक है जो कि एक सिंपल आइडिया है, जो कि हम लोग दो सर्विसेज के बीच में किस तरीके से हमें लोड बैलेंसिंग करनी है ये देख रहे हैं। बट दिस इज हाईली इनएफिशिएंट, जो कि स्टेप 1 है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। P2C टेक्निक के बाद यहाँ पे फिर एक इसका सॉल्यूशन ये निकाला था कि मैश टोपोलॉजी हम लोग यूज करें सेशन की जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। इसके अंदर ये है कि एक अगर क्लाइंट सर्विस है तो वो हर सर्विस के साथ सेशन अपना मेंटेन कर रही हो। सो दिस इज मैश टोपोलॉजी। सो दिस इज मैश टोपोलॉजी के हम लोग हमारा हर क्लाइंट हर सर्वर के साथ अपना सेशन मेंटेन कर रहा हो। दिस इज आल्सो वेरी इनएफिशिएंट। देन वी हैव सॉल्यूशन 2, जिसके अंदर रैंडम अपर्चर आ जाता है। तो हम लोग रैंडमली किसी भी 3 सर्वर्स के ऊपर कनेक्शन बनाए। सो दिस इज रैंडम अपर्चर टेक्निक। और इसके लिए कि हम लोग कितनी रिक्वेस्ट हम लोग कितने सेशंस मेंटेन कर रहे होंगे, इसके लिए ट्विटर ने एक फीडबैक कंट्रोलर सर्विस क्रिएट की, जो कि बताती है कि कितनी ज़रूरत है किसी भी क्लाइंट को। सो जितना क्लाइंट का लोड होगा उस हिसाब से सेशंस पे क्रिएट हो रहे होंगे रैंडम अपर्चर के अंदर। सो ये रैंडमली किसी भी सर्वर को कलेक्ट कर रहा होगा अगर हमारे पास ज़रूरत होगी सेशन। Then we have solution number 3. इसके अंदर रिंग स्ट्रक्चर्स बन गए। मींस एक क्लाइंट रिंग है और एक सर्वर का रिंग है। इसकी बेटर एक्सप्लेनेशन सर इस ट्विटर के पेज के ऊपर दी हुई है, जो मैंने चैट के अंदर शेयर किया है। अगर आप इस पेज को खोलें, सेम है।
जी हमारे पास ग्राफ्स भी हैं कि अगर हम लोग रैंडम अपर्चर यूज करते हैं तो किस तरीके से रिक्वेस्ट जो है वो हमारी डिस्टर्ब हो जाती है। रिंग स्ट्रक्चर के ऊपर अगर आ जाए, मुझे बताइएगा इसको अप डाउन क्या करूँ। सर नीचे अगर हम लोग आएंगे तो रिंग्स बने हुए होंगे, सॉल्यूशन नंबर 3 के ऊपर है। सही सही, ये आ गया। सो यहाँ पे एक लेफ्ट पे रिंग है, एक राइट पे रिंग है, एक क्लाइंट का रिंग है, एक सर्विसेज का रिंग है। सो हमारे पास 3 क्लाइंट्स हैं, तो हमारे पास हमें इनके जो है वो सर्विसेज को इनके साथ लिंक करना है। सो हम लोग अगर जैसे इनको मैप करें तो इन दोनों रिंग्स को हम लोग क्लोज ले आते हैं। तो जैसे 0 है, 0 1 2 के ऊपर जो है वो एक क्लाइंट के साथ हम लोग इसका सेशन क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे 1 के साथ हम लोग सर्विस 2 3 4 का बना सकते हैं, जब 2 के साथ हम लोग 5 6 7 का बना सकते हैं। तो ऐसे जितने तमाम सर्विसेज हैं वो क्लाइंट्स के साथ इक्वली मैप हो जाएंगी। बस ये एक स्ट्रक्चर है जो कि हमें सर्कुलर शेप के अंदर ज़्यादा इजीली समझ में आ जाता है। अच्छा मुझे बताइएगा कहाँ पर स्टॉप करना होगा, जहाँ भी करना होगा तो बताइएगा। ये भी कर सकते हैं कि हम जब भी टाइम मिले तो उसको समराइज कर सकें। सर यही था इसके अंदर। एक बस लास्ट प्रॉब्लम है वो कंटिन्यूअस रिंग स्ट्रक्चर है, वो सर बहुत ज़्यादा हाई लेवल हो रहा था और मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। सो सर उसके ऊपर मैं नहीं कर पाया। ठीक है कोई मसला नहीं, लेकिन आपने बहुत अच्छा कवर किया, थैंक यू यार, आपने अच्छी एफर्ट की। और फिर इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाता है। सही है, तो इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं।